हेलो एवरीवन, राधे राधे। आईसीएआई ने रिसेंटली मई 26 की आरटीपी रिलीज करी है। तो इस वीडियो में हम सीए इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स प्लस आरटीपी में जो भी नए क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद में हम आरटीपी के नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट आया चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के सेक्शन 129 में। तो सेक्शन 129 में हमने पढ़ा था कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में एक और स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी कंपनी की सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर के सेलिएंट फीचर्स बताएगी। सेलिएंट फीचर्स मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएगी। और जो स्टेटमेंट था ये कौन से फॉर्म में होता था? ये होता था फॉर्म AOC 1 में। तो जो फॉर्म नंबर है ना, यही अमेंड हुआ। अभी जो फॉर्म AOC 1 है इसको अमेंड करके कौन सा फॉर्म आया? ई फॉर्म AOC 1। कौन सा फॉर्म आया है? ई फॉर्म AOC 1। बट सर फॉर्म AOC 1 से ई फॉर्म AOC 1 हो गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी जो फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा, इसलिए फॉर्म AOC 1 अमेंड होकर क्या हो गया है? ई फॉर्म AOC 1। अब जो सेकंड अमेंडमेंट आया है वो भी आपके चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में आया है। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर में हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, और उसमें से एक स्टेटमेंट था कि आपको बताना है क्या कंपनी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट के इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी से कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो आपको अभी भी ये स्टेटमेंट तो इंक्लूड करना ही है। इस स्टेटमेंट के साथ में आपको थोड़ी और डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में। सर क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है? सबसे पहला, ड्यूरिंग द ईयर कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट रिसीव हुई। सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ हो गई। और थर्ड, कितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है 90 डेज से ज्यादा के लिए। क्या तीन चीज आपको बतानी है साथ में? सबसे पहला, ड्यूरिंग द ईयर कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट रिसीव हुई। सेकंड, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ हो गई। और थर्ड, कितने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है 90 डेज से ज्यादा के लिए। यहां पे 90 डेज के बराबर नहीं बोला, यहां पे क्या बोला है? 90 डेज से ज्यादा के लिए। उसके साथ में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में एक और स्टेटमेंट इंक्लूड करना है। क्या स्टेटमेंट इंक्लूड करना है? क्या कंपनी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसका स्टेटमेंट भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। सर क्या ये अब्रिज्ड बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में भी इंक्लूड करना है क्या? तो नहीं सर, आपको एक केवल और केवल बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, आपको ये अब्रिज्ड बोर्ड डायरेक्टर रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना है। अब इसके अलावा थर्ड अमेंडमेंट आया है आपके चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स में। तो चैप्टर नंबर 10 में हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 143 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर। अब इस सेक्शन में हमने दो केसेस पढ़े थे। सबसे पहला, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से कम का है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और सेकंड, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। जो इस सेकंड वाला केस है ना, जहां पे ऑडिटर को लग रहा है कि जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का है, उस वाले केस में एक अमेंडमेंट है। तो इस वाले केस में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेगी सेक्रेटरी MCA को एक सील्ड कवर में, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा, और उसके बाद में एक ईमेल भी भेजना पड़ेगा कि मैंने एक ऐसा पोस्ट भेजा है। और जो रिपोर्ट है ये होती थी लेटर हेड ऑफ ऑडिटर पे, और जो लेटर हेड है इस पे ऑडिटर का पोस्टल एड्रेस भी होना चाहिए था, ईमेल भी होना चाहिए था, कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, साइन भी करा होना चाहिए, उसका मेंबरशिप नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए था। अब जो सारी चीजें मैंने अभी आपको जस्ट बताई है ना, ये सारी चीजें हट गई और इसकी जगह पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट आया है कि ऑडिटर को रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म ADT 4 में। जो अभी मैंने इससे पहले आपको जो भी चीजें बताई वो सारी चीजें इस सेक्शन से हट गई हैं, और इस सेक्शन में एक स्टेटमेंट आया सिंपल सा कि ऑडिटर को रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म ADT 4 में। अभी सर इसके अलावा ICAI ने थोड़े से और अमेंडमेंट्स यहाँ पे नोटिफाई किए हैं, बट वो अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इरेलेवेंट है, तो वो अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे। अब इसके बाद में हम आरटीपी में जो भी नए क्वेश्चंस आए वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे केस सिनेरियो यानी जो हमारा MCQ रहता है। अब ये जो केस सिनेरियो 1 है वो एज इट इज जो आपकी केस स्टडी डाइजेस्ट है उसमें इंक्लूडेड है, बट एक बार हम इसको वापस से यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप MCQ कर रहे हो तो जो MCQ का केस सिनेरियो है वो आपको बाद में पढ़ना है, पहले उसके जो क्वेश्चंस है वो पढ़ना है। क्यों ऐसा? सबसे पहले चीज, काफी बार ऐसा होता है कि केस सिनेरियो का आप MCQ पढ़ रहे हो, उसमें आपको सीधा सीधा उस MCQ को पढ़ के ही आंसर पता लग जाएगा, आपको पूरा केस सिनेरियो नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप MCQ जो क्वेश्चन है वो पहले पढ़ रहे हो तो आप जब केस सिनेरियो पढ़ोगे ना तब उस साइड में ही दिमाग लगाओगे, क्योंकि हम जब केस सिनेरियो पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें लगती है कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आप पहले से ही क्वेश्चन पढ़ के रहोगे तो उस केस में आप जब केस सिनेरियो पढ़ोगे ना तब दिमाग उस तरफ ही लगाओगे, आप बिना मतलब जो बाकी के प्रोविजंस है उसमें यहाँ पे नहीं घूमोगे, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? MCQ का क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? यशवंत द एल्डर ब्रदर ऑफ उत्कर्ष अग्री टू बिकम नॉमिनी
इन हिज उत्कर्ष फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी। यानी इस हमको क्या समझ में आ रहा है कि उत्कर्ष का बड़ा भाई है यशवंत, और वो जो यशवंत है ना वो नॉमिनी बनने को रेडी है उत्कर्ष फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी में, यानी 1% कंपनी में यशवंत यहाँ पे नॉमिनी बनने को रेडी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड बाय उत्कर्ष वाइल मेकिंग यशवंत नॉमिनी। जब यहाँ पे उत्कर्ष यशवंत को नॉमिनी बना रहा है उस टाइम पे उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो एक बार हम पूरे यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं एंड उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। उत्कर्ष must have obtained a written consent letter from यशवंत and stated his name as a nominee in the memorandum of association under nomination clause। क्या सर ये सही है क्या? बिल्कुल सर। उत्कर्ष को यहाँ पे यशवंत से यानी जो नॉमिनी है उससे रिटन कंसेंट लेटर लेना है और उसके साथ में उसको एमओए में डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस नॉमिनी का नाम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ए है वो हमको सही लग रहा है, बट फिर भी हम बी, सी और डी ये तीनों पॉइंट्स भी एक बार पढ़ते हैं। Utkarsh must have obtained a written consent letter from Yashwant and stated his name as a nominee in the Articles of Association under Nomination Clause। सर क्या यहाँ पे एओ में इंक्लूड करना पड़ता है क्या हमको नॉमिनी का नाम? नहीं सर, केवल और केवल एमओए में ही आपको इंक्लूड करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि एमओए और एओए में दोनों में इंक्लूड कर दिया, केवल और केवल एमओए में ही आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम इंक्लूड करना है, एओए में हम इंक्लूड नहीं करते। तो हमको ये तो समझ में आ गया, बी तो गलत है। अब सी क्या बोल रहा है, Utkarsh must have obtained a written consent letter from Yashwant and it should be filed without stating his name as a nominee either in memorandum or articles of association since there is no such requirement। तो हमको पता है एमओए में क्योंकि इंक्लूड करना पड़ता है, तो जो सी वाला पॉइंट है ये भी गलत है। अब डी क्या बोल रहा है, Utkarsh must have obtained a written consent letter from Yashwant within 15 days after incorporation and must be kept in the records maintained at the registered office of the company। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि केवल और केवल रजिस्टर्ड ऑफिस पे रख देना, आपको एमओए और एओए दोनों में देने की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये सही है क्या? नहीं सही, ये भी नहीं सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए। तो यहाँ पे हम अगर आप देखोगे तो आपको केस सिनेरियो पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी और हमारा बिना केस सिनेरियो पढ़े ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार हम सेकंड वाला देखते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द केस सिनेरियो दैट यशवंत हैज फॉर्म्ड विनायक मल्टीकेयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे क्या बोला है, जो यशवंत है उसने एक विनायक मल्टीकेयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है with 60 shareholders of which 2 shareholders are ex-employee and the other 3 are still employees of the company। यानी यहाँ पे क्या बोला है, इस कंपनी में 60 शेयरहोल्डर्स हैं और उसमें से जो 2 शेयरहोल्डर है वो क्या है, एक्स एम्प्लॉई है, और जो 3 शेयरहोल्डर है वो क्या है, कंपनी के एम्प्लॉई है। Which of the following is the correct option relating to maximum shareholders to whom the shares may be allotted in the company। अब आप समझना कि यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयरहोल्डर्स कितने हो सकते हैं, 200 शेयरहोल्डर्स होते हैं। बट अगर हम ये 200 शेयरहोल्डर्स याद करें तो क्या इस लिमिट में हम एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं सर, ये 200 की लिमिट में हम एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड नहीं करते हैं और एक्स एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अभी हमको क्या पता है, 60 शेयरहोल्डर्स हैं, उसमें से 2 क्या है, एक्स एम्प्लॉई हैं और 3 क्या है, एम्प्लॉई हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम शेयरहोल्डर्स जिनको हम यहाँ पे भी शेयरहोल्डर बना सकते हैं, उनको शेयर अलॉट कर सकते हैं, कितने हो सकते हैं? यानी इनके अलावा, इन 60 शेयरहोल्डर के अलावा हम और कितने लोगों को शेयर दे सकते हैं? तो हमको पता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, 200 शेयरहोल्डर्स हो सकते हैं, तो अब यहाँ पे 200 तो है, अब यहाँ पे ऑलरेडी 60 शेयरहोल्डर्स है, 200 की लिमिट हमको पता है, अब यहाँ पे ऑलरेडी 60 शेयरहोल्डर्स है, बट क्योंकि हमको पता है कि 200 की लिमिट में हम एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे आज की डेट में कितने नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। यानी आप 200 शेयरहोल्डर्स रख सकते हो, बट इस लिमिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 200 में वो एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते हैं, तो हमारे पास आज की डेट पे 55 शेयरहोल्डर्स हैं। यानी हम और कितने शेयरहोल्डर्स को लेके आ सकते हैं और कितने लोगों को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, तो सिंपल 200 माइनस 55 जो कि हमारे पास आ जाएगा 145। तो हमको यहाँ पे पता है कि जो कंपनी है वो 145 और लोगों को शेयर्स अलॉट कर सकती है। विनायक मल्टीकेयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कैन इशू शेयर्स टू मैक्सिमम 150%, तो ये तो गलत है। सेकंड, विनायक मल्टीकेयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड कैन इशू शेयर्स टू मैक्सिमम 140%, तो ये भी गलत है। कैन इशू शेयर्स टू मैक्सिमम 145%, ये बिल्कुल सही। और फोर्थ क्या बोल रहा है, कैन इशू शेयर्स टू मैक्सिमम 90%, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, हमारा आंसर यहाँ पे सी। उसके बाद में थर्ड क्या बोल रहा है, वेदर उत्कर्ष द ओनर ऑफ उत्कर्ष फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड 1% कंपनी कैन कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमको ये तो पता ही है कि ओपीसी कभी भी किसी भी केस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकती, यानी वो ये एक्टिविटीज अंडरटेक ही नहीं कर सकती, भले ही कुछ भी हो जाए, वो कभी भी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं कर सकती, इन एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर सकती। अब एक बार हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। उत्कर्ष द ओनर ऑफ 1% कंपनी कैन अंडरटेक टू कैरी आउट सच एक्टिविटीज ओनली व्हेन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज एट लीस्ट 1 करोड़।
तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि हमको पता है कुछ भी हो जाए, भले ही पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कभी भी ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं हो सकती। सेकंड क्या बोल रहा है, द ओनर ऑफ ओपीसी कैन कैरी आउट, तो यहाँ पे कैन कैरी आउट देखते हैं, हमने यहाँ पे काट दिया। उसके बाद में सी क्या बोल रहा है, कैन कैरी आउट, तो यहाँ पे भी हमने काट दिया। अब डी क्या बोल रहा है, उत्कर्ष द ओनर ऑफ ओपीसी कैन नॉट अंडरटेक कैरिंग आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तुम्हारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है डी। तो अगर आप अभी देखोगे तो 1, 2 और 3 हमने बिना केस सिनेरियो पढ़े यहाँ पे सॉल्व करें, जो कि यहाँ पे पॉसिबल हमको यहीं से समझ में आ रहा है, तो हमको बिना मतलब केस सिनेरियो में टाइम इन्वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, विनायक मल्टीकेयर हॉस्पिटल इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी विद 60 शेयरहोल्डर्स एंड 5 एम्प्लॉय शेयरहोल्डर्स फॉर डिटरमाइनिंग इफ इट ब्रीचेस द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, हाउ शुड द एम्प्लॉय शेयरहोल्डर्स बी काउंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला है, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 200 मेंबर्स की। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि स्टैट्यूटरी लिमिट के लिए हम एम्प्लॉय शेयरहोल्डर्स को किस तरीके से काउंट करेंगे। क्या सर काउंट करेंगे क्या, नहीं, हम एम्प्लॉय शेयरहोल्डर्स को स्टैट्यूटरी लिमिट के लिए काउंट नहीं करते, और वही हमको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। ओनली द शेयरहोल्डर्स हु आर नॉट एम्प्लॉइज आर काउंटेड बिकॉज एम्प्लॉय शेयरहोल्डर्स आर एक्सक्लूडेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अब हम देखते हैं केस नंबर 2, और इसमें भी हम सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 व्हाट इज द जनरल कॉन्सिक्वेंस व्हेन एन एलएलपी इज रिड्यूस्ड टू ओनली वन पार्टनर बिकॉज द अदर पार्टनर लीव्स एंड नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। यहाँ पे क्या बोला है, एलएलपी एक्ट में जनरली कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर एलएलपी में केवल और केवल एक पार्टनर रह गया और यहाँ पे कोई भी नया पार्टनर नहीं आया प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर। सर ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में भी था और एलएलपी एक्ट में भी था, दोनों में सिमिलर सेक्शन था। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर 6 महीने के अंदर नया पार्टनर नहीं आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 6 महीने बाद में जो भी अकेला पार्टनर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा और उसको सेवरली सू भी कर सकता है। एक बार हम देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। द एलएलपी एंड द रिमेनिंग पार्टनर मे कंटिन्यू टेम्परेरीली बट द रिमेनिंग पार्टनर कैन बिकम पर्सनली लायबल इफ अ न्यू पार्टनर इज नॉट एडमिटेड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड। तो हमको आंसर सही लग रहा है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो एलएलपी और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अकेले पार्टनर के साथ टेम्परेरी, मतलब कुछ टाइम के लिए, बट जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर। स्टैट्यूटरी पीरियड क्या रहता है, 6 मंथ्स का स्टैट्यूटरी पीरियड रहता है। अभी बार हम बी, सी और डी पढ़ लेते हैं। वैसे हमको पता है ए आंसर है, बट फिर भी हम सेफ साइड के लिए बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस पढ़ लेंगे। एलएलपी में कंटिन्यू इट्स बिजनेस इनडेफिनेटली एज अ सिंगल पार्टनर एंटिटी, तो हमको पता है सिंगल पार्टनर एंटिटी इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकता। द एलएलपी इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, तो ये भी नहीं होगा। और डी क्या बोल रहा है, एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली सीज ऑल बिजनेस ऑपरेशंस एंड इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन दैट डे, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, एक बार आपका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और एक बार देखो क्या इसको बिना केस स्टडी पढ़े हम क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ द एलएलपी कंटिन्यूज बिजनेस विद ओनली वन पार्टनर बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी ग्रेस पीरियड विदाउट एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, यानी यहाँ पे क्या मतलब हुआ, 6 महीने तक एक ही पार्टनर, कोई नया पार्टनर इंक्लूड नहीं हुआ। What is the typical nature of the remaining partner's liability for obligations incurred during that default period under that? यानी यहाँ पे टिपिकल नेचर क्या है रिमेनिंग पार्टनर की लायबिलिटी का, जो भी ऑब्लिगेशन इनकर हुई उस डिफॉल्ट पीरियड के दौरान। रिमेनिंग पार्टनर कौन, वो जो अकेला पार्टनर बचा है ना, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी। तो हमको यहाँ पे पता है कि वो पर्सनली लायबल हो जाएगा और साथ में उसको सेवरली सू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू एंजॉय फुल लिमिटेड लायबिलिटी विथ नो चेंज इन प्रोटेक्शन, तो हमको पता है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहने वाली उसकी, तो ए तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। बी क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग पार्टनर मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल सिमिलर टू अ पार्टनर इन ट्रेडिशनल अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड ड्यूरिंग द नॉन कंप्लायंट पीरियड। तो क्या सही आंसर है, बिल्कुल सर, हमको ये सही लग रहा है। एक बार हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल ओनली इफ द लिविंग पार्टनर कंसेंट्स इन राइटिंग टू सच लायबिलिटी। ऐसा कुछ होता है क्या कि जो पार्टनर निकल रहा है जब वो बोलेगा, जब वो कंसेंट देगा, उसके बाद में रिमेनिंग पार्टनर लायबिलिटी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो सी ऑप्शन तो नहीं है। डी क्या बोल रहा है, द रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स लायबल ओनली फॉर इंटेंशनल रॉन्ग्स बट नॉट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, यानी वो इंटेंशनल रॉन्ग्स नहीं, वो सारे के लिए लायबल हो जाएगा अगर वो डिफॉल्ट पीरियड के यानी 6 महीने के आगे वाले जो भी ऑब्लिगेशन है उनके लिए, भले वो इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोला है, अज्यूम मिस्टर वाई हैज रिजाइंड फ्रॉम एबीसी सॉल्यूशंस एलएलपी एंड हिज सेसेशन हैज बीन ड्यूली फाइल्ड एंड रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर वाई जो है उसने रिजाइन कर दिया है एबीसी सॉल्यूशंस एलएलपी से, और उसका जो सेसेशन है
वो ड्यूली फाइल हो गया और रिकॉर्ड हो गया। क्या यहाँ पे कुछ भी बताया हुआ है कि किसके साथ फाइल और रिकॉर्ड हुआ है? क्या यहाँ पे जो LLP उसके साथ फाइल और रिकॉर्ड हुआ है या फिर ROC के साथ में फाइल या रिकॉर्ड हुआ है? तो यहाँ पे नहीं बताया हुआ। तो एक बार हमको यहाँ पे इसके लिए केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। A creditor supplies goods 2 months later relying on old stationery still showing Mr. Y as partner। अब जो क्रेडिटर है वो कुछ गुड सप्लाई करता है 2 महीने बाद में, यानी जो पर्सन निकला उसके 2 महीने बाद में, किस बेसिस पे? क्योंकि उसके पास में एक ओल्ड स्टेशनरी है, उस पर यहाँ पे मिस्टर वाई का अभी भी एज पार्टनर नाम लिखा हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लीगल पोजीशन ऑफ मिस्टर वाई रिगार्डिंग दिस न्यू डेट? अब जो नया डेट है उसके लिए क्या मिस्टर वाई की लाइबिलिटी रहेगी क्या? तो हमको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या मिस्टर वाई ने, या फिर तो 2 केसेस है जहाँ पे मिस्टर वाई के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहला, या फिर तो उसने इस क्रेडिटर को बता दिया था कि मैं पार्टनर नहीं रहा, या फिर उसने ROC को इंटीमेट कर दिया। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ कर दी तो उस केस में मिस्टर वाई पे लाइबिलिटी नहीं आएगी। हम एक बार चेक कर लेते हैं जो मिस्टर वाई का जो यहाँ पे सेसेशन है जो कि ड्यूली फाइल और रिकॉर्ड हुआ, किसके साथ में हुआ? कंपनी के साथ में, या फिर यहाँ पे ROC LLP के साथ में, या फिर ROC के साथ में, या फिर दोनों के साथ में। एक बार हम चेक कर लेते हैं एंड उसके बेसिस पे हम आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? AB सॉल्यूशंस LLP है, वो रजिस्टर्ड की LLP एक्ट के साथ में, उसमें 2 पार्टनर है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। LLP एग्रीमेंट को 30 डे नोटिस या रेजिग्नेशन का, बट मिस्टर वाई ने स्किप कर दिया नोटिस मिस्टर एक्स को और फर्म को, और यहाँ पे उसने यूनिलेटरली फाइल कर दिया फॉर्म 6 रजिस्ट्रार के साथ में, यानी ROC के साथ में। यहाँ पे उसने अपना इंटीमेशन फाइल कर दिया सेसेशन के लिए। उसने इंटीमेट कर दिया है कि मैं यहाँ पे सीज कर रहा हूँ एज अ पार्टनर। यहाँ पे उसने क्या बोल दिया? इंटीमेट कर दिया है कि मैं सीज कर रहा हूँ एज अ पार्टनर, यानी ROC के साथ में उसका सेसेशन ड्यूली फाइल भी हो गया है और रिकॉर्ड भी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा? क्या वाई के ऊपर लाइबिलिटी आएगी क्या? नहीं सर, इस केस में वाई के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। मिस्टर वाई हैज नो लाइबिलिटी बिकॉज ही वैलिडली सीज टू बी अ पार्टनर एंड प्रॉपर नोटिस वाज गिवन। तो हमको ए सही लग रहा है, फिर भी हम एक बार सेफ साइड के लिए B, C और D आंसर पढ़ेंगे। द रिमेनिंग पार्टनर मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल सिमिलर टू अ पार्टनर इन अ ट्रेडिशनल अनलिमिटेड पार्टनरशिप फॉर ऑब्लिगेशंस इनकर्ड ड्यूरिंग द नॉन कंप्लायंट पीरियड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मिस्टर वाई की। और ये किसके लिए बोल रहा है? रिमेनिंग पार्टनर नहीं, मिस्टर एक्स के लिए। तो यहाँ पे ये आंसर तो नहीं होने वाला। और वैसे भी यहाँ पे क्या बोला है? रिमेनिंग पार्टनर हेल्ड होगा पर्सनली लायबल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटी कब की है? 2 महीने बाद की। और वो पर्सनली लायबल कब होता है? 6 महीने के बाद वाली जो ऑब्लिगेशंस होती है उसके लिए। तो B वाला आंसर तो नहीं होगा। उसके बाद C क्या बोला है? रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स पर्सनली लायबल ओनली इफ द लिविंग पार्टनर कंसेंट्स इन राइटिंग टू सच लायबिलिटी। और D क्या बोला? रिमेनिंग पार्टनर बिकम्स लायबल ओनली फॉर नॉन इंटेंशनल रॉन्ग्स बट नॉट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डेट्स इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पे जो ऊपर वाला आंसर था उसका इन्होंने B, C और D ऑप्शन दे दिया है, और जो A ऑप्शन जो कि करेक्ट है उसको एज इट इज रखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? हमारा आंसर यहाँ पे है A। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कैन सप्लायर्स प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर एक्स पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर रिकवरी ऑफ ₹50 लाख। अभी ₹50 लाख क्या है हमको एक बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा किस सिनेरियो में। अब यहाँ पे क्या बोला है? LLP फेल कर रहा है मैंडेटरी फॉर्म 4 फाइल करने के रजिस्टर के साथ में, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। मिस्टर एक्स, इसको मिस्टर वाई के सेसेशन के बारे में पता था, जनवरी 2026 से उसको पता था, वो कंटिन्यू कर रहा है, बिजनेस को रन करना है, सोल रिमेनिंग पार्टनर ने उसने एक और पार्टनर को इंक्लूड नहीं करा है, एंटर्स इनटू न्यू क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो नए क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, और साथ में इनकर कर रहा है सप्लायर डेट्स अमाउंटिंग टू ₹50 लाख ओवर द नेक्स्ट 8 मंथ्स विदाउट एडमिटिंग एनी न्यू पार्टनर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि 6 महीने के अंदर अंदर कितना ऑब्लिगेशन है और 6 महीने के बाद का कितना ऑब्लिगेशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मिस्टर एक्स पर्सनली लायबल किसके लिए होगा? 6 महीने के बाद के ऑब्लिगेशन के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक बार देखेंगे ऑप्शन एंड उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है? कैन सप्लायर्स प्रोसीड अगेंस्ट मिस्टर एक्स पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर रिकवरी ऑफ ₹50 लाख। तो यहाँ पे क्या जो सप्लायर्स है वो पूरे 50 लाख के लिए मिस्टर एक्स के पीछे जा सकते हैं क्या? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के पीछे। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शंस देखेंगे एंड जो भी बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नो, LLP लायबिलिटी इज ऑलवेज अनलिमिटेड। यहाँ पे हम किसकी बात करें? मिस्टर एक्स की, और यहाँ पे किसके बारे में बताया? LLP के बारे में। तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स शेयर लायबिलिटी इक्वली बिकॉज पार्टनर्स आर ऑलवेज जॉइंटली लायबल फॉर LLP डेट्स। क्योंकि मिस्टर वाई ऑलरेडी निकल चुका है और मिस्टर वाई ने प्रॉपर नोटिस भी दिया है, तो मिस्टर वाई तो यहाँ पे लायबल नहीं होने वाला है, तो ये B भी नहीं होगा। C क्या है? मिस्टर एक्स इज लायबल, ये हो सकता है। उसके बाद में D क्या बोल रहा है? मिस्टर वाई इज लायबल एज अ पार्टनर। अब मिस्टर वाई तो लायबल हो ही नहीं सकता, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे भी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर हो गया C। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं दिया, बट इन 4 ऑप्शंस में भी अगर आप पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट आंसर आपको C ही लगेगा, और C ही इसका आंसर है। अब इसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट MCQs दे रखे हैं। तो यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी विद 51% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड 49% बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। हमको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पता है कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है? या तो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दोनों साथ में मिलके, या फिर वो कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। तो क्या यहाँ पे एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों साथ में मिलकर होल्ड कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 51% ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है और हमको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी बता नहीं रखा है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि केवल और केवल इक्विटी शेयर है और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ पे 51% किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पास में। और इसका मतलब क्या हुआ, जो XYZ लिमिटेड क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। द बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड सीक्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे क्या बोला है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड है वो अपॉइंट करना चाह रहा है ऑडिटर को। एज पर द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। तो कोई गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, क्या सबसे पहले बोर्ड अपॉइंट करता है क्या? नहीं सर, अगर आप फर्स्ट ऑडिटर भी देखोगे सबसे पहले CAG अपॉइंट करता है, CAG नहीं कर पाता है फिर नंबर आता है बोर्ड का। और उसके अलावा अगर आप देखोगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो हमेशा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG ही अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे क्या जो बोर्ड अपॉइंट करना चाह रहा है क्या वो सही है क्या? तो नहीं सर, बोर्ड अपॉइंट करना चाह रहा है वो तो सही नहीं है। हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। बोर्ड ऑफ XYZ लिमिटेड हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द ऑडिटर थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बोर्ड अपॉइंट कर सकता है? नहीं सर, बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। CAG विल अपॉइंट द ऑडिटर फॉर XYZ लिमिटेड, बिल्कुल सर, CAG ही अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, शेयरहोल्डर्स ऑफ XYZ लिमिटेड विल अपॉइंट द ऑडिटर, नहीं सर, शेयरहोल्डर्स भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्डिंग द मेजॉरिटी स्टेक विल अपॉइंट द ऑडिटर, तो नहीं सर, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है बी। उसके अंदर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या बोला है, अ लिस्टेड कंपनी हैज अ नेट वर्थ ऑफ रुपीज 480 करोड़, टर्नओवर ऑफ रुपीज 1200 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाउ डज CSR प्रोविजंस अप्लाई टू दिस कंपनी? सबसे पहले आप मेरे को बताओ क्या इस कंपनी के ऊपर CSR प्रोविजन अप्लाई करेगा? और सबसे पहले आप याद करो सही पहले कि CSR प्रोविजन कौन सी कंपनी पे अप्लाई करता है, यानी CSR प्रोविजन के लिए क्या लिमिट अप्लाई करती है। तो हमने देखा है CSR ऐसी कंपनी के ऊपर अप्लाई करता है जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ या फिर तो 500 करोड़ या फिर से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर ज्यादा है। इन तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया मीट कर गया तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप बताओ क्या इस कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं क्या? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का टर्नओवर है 1200 करोड़ यानी 1000 करोड़ या फिर से ज्यादा है, तो उस केस में इसके ऊपर CSR अप्लाई कर जाएगा। भले ही जो बाकी की दो कंडीशन है वो मीट नहीं कर रही है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर CSR के प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। CSR प्रोविजंस अप्लाई बिकॉज इट सेटिस्फाइड द टर्नओवर थ्रेशोल्ड इवन दो द नेटवर्थ एंड नेट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड्स आर नॉट मेट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, ये आंसर सही है। अभी हम B, C और D पढ़ लेते हैं। CSR provisions does not apply because the company must satisfy at least 2 of the 3 thresholds simultaneously। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कम से कम 3 थ्रेशोल्ड में से 2 थ्रेशोल्ड यहाँ पे मीट होने चाहिए, तभी जाके CSR अप्लाई करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं सर, तीनों में से अगर एक भी अप्लाई कर गया, एक भी मीट कर गया तो CSR के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे, तो बी आंसर नहीं है। सी क्या बोल रहा है, CSR provisions apply only if company shares are listed on a recognized stock exchange and it meets all 3 thresholds cumulatively। क्या तीनों थ्रेशोल्ड साथ में यहाँ मीट होंगे तभी जाके CSR अप्लाई करेगा क्या? नहीं सर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसके अंदर CSR प्रोविजंस डज नॉट अप्लाई क्योंकि नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है और जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से कम है। उससे ही मतलब ये एक कंडीशन मीट हो गई ना, तो यहाँ पे CSR प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। और इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर है ए। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 यानी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाले चैप्टर में जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन 12 से एज इट इज बिल्कुल डिट्टो सेम है। और ये क्वेश्चन हमने क्लास में अच्छे से करा, तो आपने अगर क्लास में अच्छे से देखा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप अगर आपको देखना है तो एक बार आप क्लास में से वापस देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो चैप्टर नंबर 4 यानी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का जो हमारे क्वेश्चन बैंक है उसमें क्वेश्चन 7 से सिमिलर है, बिल्कुल सेम नहीं है, सिमिलर है। तो एक क्वेश्चन हम एक बार वापस से कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी गलती कर रखी है इसे। अभी मैंने जब भी आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, तो क्वेश्चन में हमेशा हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाहता है। एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय स्टार्टअप कंपनी विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है एक स्टार्टअप कंपनी, उसके रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे बताओ। अब यहाँ पे हम पूरा एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। जॉन प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2012। द कंपनी हैव शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़, 50 करोड़ की ये शेयर कैपिटल है। अब उसके बाद में क्या बोला है, कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे डायरेक्टर और एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाह रही है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स which in total will add up to 30% of its paid up equity share with a lock-in period of 5 years as it is a startup company। अब आप बताओ क्या सही कर रही है यहाँ पे जॉन प्राइवेट लिमिटेड या फिर नहीं कर रही है? तो अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी है अगर उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो लॉक इन कितना होगा, लॉक इन होगा 3 साल।
ना 3 साल से कम, ना 3 साल से ज़्यादा। 3 साल मतलब 3 साल। तो अगर यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए लॉक इन करना जाती है तो क्या सही है क्या? नहीं सर, 5 ईयर्स के लिए लॉक इन करना जाती है वो सही नहीं है। आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल के लिए लॉक इन कर पाओगे, 3 साल से ना ज़्यादा कर पाओगे, ना 3 साल से कम के लिए लॉक इन कर पाओगे। बट सो जो यहाँ पे 10% स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना जा रही है, जो कि टोटल में ऐड होकर 30% हो जाएगा, क्या ये सही है या फिर नहीं? एक बार आप खुद से सोचो, क्या ये जो 10% स्वेट इक्विटी शेयर अभी इस ईयर में इशू करने जा रही है, क्या वो सही है या फिर नहीं है? तो जनरली कंपनी कितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? एक साल में 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर पेड अप ऑफ ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर। और उसके बाद में हमने देखा था कि वैसे तो ये विद इन ईयर वाली जो लिमिट है उसके अंडर है, बट टोटल लिमिट क्या था? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या 25% में आ रहा है क्या? नहीं सर, ये 30% है, 25% तो एक्सीड कर रहा है। बट सर स्टार्टअप के लिए एक एक्सेप्शन था। तो स्टार्टअप के एक्सेप्शन में क्या बोला था कि स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर, कहाँ तक? 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक। और अगर टोटल करके हम देखें कितना आ रहा है यहाँ पे? 30%। तो क्या जो स्टार्टअप है क्या यहाँ पे ये इशू कर पाएगी क्या 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स? अभी तक आपको लग रहा होगा बिल्कुल कर पाएगी। बट एक बार आप देखो, जो जॉन प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, वो कब इनकॉर्पोरेट हुई है? वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2012 में। क्या उसको इनकॉर्पोरेट हुए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए क्या? बिल्कुल सर, 10 साल से ज्यादा हो गए। तो उस केस में क्या उसको वो एक्सेप्शन मिलना चाहिए क्या? नहीं सर, उसको एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर कौन सी लिमिट अप्लाई करेगी? वो 15%, 5 करोड़ या 25% वाली। तो क्या उस लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है क्या? सर भले ही ईयरली लिमिट जो रहती है 15% ऑफ 5 करोड़ उससे मीट कर रहा है ये, बट जो यहाँ पे टोटल लिमिट रहती है 25% की, क्या उससे मीट कर पा रहा है? नहीं सर, यहाँ पे क्योंकि 30% हो रहा है टोटल होके, तो वो उस लिमिट से मीट नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप 10% स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर पाओगे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 30% हो जाएगा, हमको कहाँ तक रखना है? 25% तक। तो आप मैक्सिमम 5% यहाँ पे इशू कर पाओगे स्वेट इक्विटी शेयर। बट यहाँ पे क्या 10% कर पाएंगे? नहीं सर, 10% नहीं कर पाएंगे। बट आईसीआई ने क्या आंसर दिया है? आईसीआई ने यहाँ पे आंसर दिया है कि आप 10% कर पाओगे, और उन्होंने वो जो 10 ईयर्स वाली चीज़ है वो 10 ईयर्स वाली चीज़ कंसिडर ही नहीं करी। एक बार उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? स्वेट इक्विटी शेयर्स गवर्न होते हैं सेक्शन 54 से। उसके बाद में यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी के लिए 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक आप यहाँ इशू कर सकते हो अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। उसको इनकॉर्पोरेट हुआ कितना टाइम हो गया? 10 साल से तो ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि वो 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो उस केस में यहाँ पे उसको एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए था। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि लॉक इन पीरियड कितना है? 3 ईयर्स का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है इसमें। हेंस इन द अबव केस द कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। हमको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड रहता है स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने दो। द कंपनी एज अ स्टार्टअप कंपनी इज राइट इन इशू ऑफ 10% स्वेट इक्विटी शेयर्स एज इट इज ओवरऑल विद इन द लिमिट ऑफ 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? क्योंकि वो यहाँ पे एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, तो उसके ऊपर वो ऊपर वाली जो लिमिट रहती है 15%, 5 करोड़, 25% वाली, वो अप्लाई करेगी। बट द लॉक इन पीरियड ऑफ द शेयर्स इज लिमिटेड टू मैक्सिमम 3 ईयर्स पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। यानी आप 5 ईयर्स के लिए लॉक इन नहीं कर पाओगे, लॉक इन तो आप 3 साल के लिए ही रख पाओगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो चैप्टर नंबर 5 यानी जो हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज वाला चैप्टर है, उसमें जो हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 7 है उससे बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो यहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हो इसको। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 11 से बिल्कुल सेम है। एंड उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो चैप्टर नंबर 7 यानी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन नंबर 67 से बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्वेश्चन नंबर 53 से सिमिलर है। सर सिमिलर क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बस जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं ताकि हमको समझ में भी आ जाएगा चेंज क्या करा इन्होंने। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट में क्या पूछा हुआ है, वेदर कोरम इज मेट एट द स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान और स्टार्टिंग में क्या कोरम मीट हुआ है क्या, हमको देखना पड़ेगा। उसके अलावा वेदर द मीटिंग विल बी डीम्ड to be validly conducted if Arjun Mehta arrived at the meeting at 11:15 am at 11:15 am। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो। फर्स्ट तो आपका आराम से हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट आपने पहले देखा हुआ होगा क्वेश्चन। सेकंड वाला आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है? प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, a public limited company with 800 members, convenes its general meeting at 11 am on 15th March 2027। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है
वो कोई भी हायर कोरम प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 800 मेंबर्स हैं, तो अगर 800 मेंबर्स है यानी 1000 मेंबर से कम है तो उस केस में कोरम कितना होगा, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो इसका कोरम कितना रहने वाला है प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल्स ने कोई भी हायर कोरम प्रिस्क्राइब नहीं करा है तो हमारा कोरम क्या है, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट का। अब जो मीटिंग है उसमें फॉलोइंग इंडिविजुअल्स है, सबसे पहला राहुल शर्मा, प्रिया पटेल एंड विक्रम सिंह, ये 3 इंडिविजुअल मेंबर्स है जो कि इन पर्सन प्रेजेंट थे। तो अगर इन पर्सन प्रेजेंट है तो क्या इनको हम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट में काउंट कर लेंगे क्या, बिल्कुल सर। यहाँ क्या हो गया, 3 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो गए, 3 लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट आ गए। अब हमको कोरम के लिए कितने चाहिए, 2 लोग और चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, अर्जुन मेहता ऑथोराइज्ड बाय होराइजन प्राइवेट लिमिटेड अ कॉर्पोरेट मेंबर थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन टू रिप्रेजेंटेड, यानी प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक कॉर्पोरेट मेंबर है होराइजन प्राइवेट लिमिटेड, उसने ऑथोराइज किया है अर्जुन मेहता को। तो क्या जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है क्या इसको हम मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मानते हैं क्या, बिल्कुल सर, इसको भी हम मेंबर पर्सनली प्रेजेंट मान लेंगे। उसी तरीके से समिट लिमिटेड ने नेहा कपूर को ऑथोराइज किया है, तो क्या इसको भी हम पर्सनली प्रेजेंट मान लेंगे, बिल्कुल सर। तो हमारे पास 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो गए, तो हमारा कोरम तो मीट हो गया। एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, करण देसाई और माया रेड्डी 2 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं बट वो प्रेजेंट है प्रॉक्सी के द्वारा। तो क्या मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में हम प्रॉक्सी को इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं सर, उसमें हम प्रॉक्सी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट में। तो क्योंकि हमारा 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो गया है तो हम मान रहे हैं कोरम मीट हो चुका है और मीटिंग वैलिडली कॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अर्जुन मेहता अराइव्स एट 11:15 AM, डिस्कस करो कोरम रिक्वायरमेंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एड्रेसिंग। अब यहाँ पे अगर अर्जुन मेहता 11:15 AM पे आ रहा है तो भी क्या कोरम बना रहेगा क्या, क्योंकि अगर अर्जुन मेहता नहीं आया तो उस केस में कितने हो जाएंगे, 4 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और चाहिए कितने, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो अगर वो 11:15 AM आ रहा है तो भी क्या हम कोरम में मान लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि मीटिंग तभी एडजन होती है अगर कोरम विद इन हाफ एन आवर प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 AM पे मीटिंग बुलाई और 11:15 पे अर्जुन मेहता आ गया तो विद इन हाफ एन आवर आ गया ना, तो उस केस में मीटिंग वैलिडली कंटिन्यू की जा सकती है। यहाँ पे मानेंगे कोरम आ गया है और आपको इसको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला क्या बोला है, वेदर कोरम इज मेट एट द स्टार्ट एंड ड्यूरिंग द मीटिंग, तो बिल्कुल यहाँ पे कोरम स्टार्टिंग में भी मीट हुआ और यहाँ पे ड्यूरिंग द मीटिंग भी मीट हो रहा है। और सेकंड क्या बोला है, वेदर द मीटिंग विल बी डीम्ड टू बी वैलिडली कंडक्टेड इफ अर्जुन मेहता अराइव्ड एट द मीटिंग एट 11:15 AM, तो बिल्कुल इस केस में मान लेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल वैलिडली कॉल की गई है, वैलिडली कंडक्ट की गई है मीटिंग। एक बार हम 16 का बस कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कोरम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, टोटल 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट, हेंस रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इज फुलफिल्ड। सेकंड में क्या बोला है कि अर्जुन मेहता भले ही यहाँ पे 11:15 AM को आया, इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द मीटिंग द कोरम रिक्वायरमेंट एंड ही रीचेज एट 11:15 AM, दैट इज विद इन हाफ एन आवर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग फिर भी वैलिड है क्योंकि हाफ एन आवर में अगर वो आ रहा है तो आपको एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि नया क्वेश्चन है, ये कहीं से भी सेम या फिर सिमिलर नहीं। अभी इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये पूछना क्या जा रहा है, उसके बाद में उसका पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ेंगे। एग्जामिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008, यानी हमको इससे तो समझ में आ गया कि LLP एक्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर द कॉम्प्रोमाइज कैन बी सैंक्शन्ड बाय द ट्राइब्यूनल डिस्पाइट नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। सर कॉम्प्रोमाइज हमने पढ़ा है यहाँ पे LLP एक्ट में, बट वहां पे हमने देखा था कि कॉम्प्रोमाइज ट्राइब्यूनल जब ही सैंक्शन करेगा जब उसको सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स इंक्लूडिंग जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी उसके पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं, जब उसको सब डिस्क्लोज कर दिया जाएगा उसके बाद में ही ट्राइब्यूनल सैंक्शन करता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो कॉम्प्रोमाइज है क्या वो सैंक्शन कर सकता है क्या ट्राइब्यूनल, डिस्पाइट भले ही यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर रखा है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स का, क्या फिर भी यहाँ पे ट्राइब्यूनल सैंक्शन कर सकता है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं। ट्राइब्यूनल यहाँ पे सैंक्शन नहीं कर सकता जब तक उसको सारे मटेरियल फैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन प्लस जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक उसको सारी चीजें नहीं बता दी जाती, जब तक उसको सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर दी जाती, तब तक वो यहाँ पे सैंक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सैंक्शन नहीं करेगा ट्राइब्यूनल। सेकंड में क्या पूछा है, whether the compromise becomes effective and binding if the tribunal's order is not filed with the registrar within the prescribed time। तो हमको पता है जैसे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कॉम्प्रोमाइज के लिए, सैंक्शन करा, उसके 30 डेज के अंदर हमको ROC के साथ में फाइल करना पड़ता है, और जब आप ROC के साथ में फाइल करोगे उस दिन से कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिव होगा। अगर आप ROC के साथ में फाइल ही नहीं कर रहे तो ना तो ये इफेक्टिव होगा, और अगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो ये बाइंडिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला, अगर फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार के साथ में विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम यानी 30 डेज के अंदर, तो उस केस में क्या जो कॉम्प्रोमाइज है वो इफेक्टिव या फिर बाइंडिंग होगा क्या, तो नहीं सर, ना तो ये इफेक्टिव होगा और ना ही ये बाइंडिंग होगा। अब हम पूरा केस स्टडी पढ़ लेते हैं इसका। ब्राइट कंसल्टेंट्स LLP is facing temporary financial difficulties and proposes a compromise with its unsecured creditors for payment of 70% of the outstanding dues
इन फुल सेटलमेंट। यानी जो एलएलपी है उसको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, इसकी वजह से ये अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ में कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर रही है और उसको जो भी पेमेंट है उसके बदले में 70% अमाउंट देना चाहती है। अब इसने एप्लीकेशन करी ट्राइब्यूनल के साथ में। अब यहाँ पे ट्राइब्यूनल को किस लिए एप्लीकेशन करेगी, ताकि ट्राइब्यूनल बोले कि आप एक मीटिंग बुलाओ और उसके बाद में उनका अप्रूवल लो, उसके बाद में मैं सैंक्शन करूंगा। तो यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई क्रेडिटर्स की। अब उसके बाद में क्रेडिटर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 75% इन वैल्यू ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट वोट इन फेवर ऑफ द प्रपोज कॉम्प्रोमाइज, यानी 75% इन वैल्यू ने फेवर में वोट करा है। अब यहाँ पे वैसे तो हमको पता है मेजॉरिटी जो कि 75% इन वैल्यू होल्ड करते हैं उनका अप्रूवल चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे 75% इन वैल्यू बोला हुआ मेजॉरिटी का नहीं बताया हुआ, तो हम उसमें अभी इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे आप क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो क्वेश्चंस में भी कहीं पे भी उस चीज़ पे नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन में किस चीज़ पे पूछा हुआ है, एक तो वो कॉम्प्रोमाइज का जो डिस्क्लोजर है उसके रिलेटेड, और सेकंड यहाँ पे आरओसी के साथ में फाइलिंग के रिलेटेड। तो हम यहाँ पे अभी इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो आप क्या अज्यूम करोगे, मेजॉरिटी इंक्लूड है अज्यूम करोगे या फिर मेजॉरिटी नहीं है वो अज्यूम करोगे? हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे मेजॉरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें बस बोला हुआ है 75% वैल्यू ने कंसेंट दे दिया, तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे जो मेजॉरिटी वाला पॉइंट है वो भी साथ में कवर हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद में क्या बोला हुआ है, द एलएलपी देयर आफ्टर अप्रोचेज द ट्राइब्यूनल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ द स्कीम। अब यहाँ पे जो एलएलपी है वो ट्राइब्यूनल के पास गई कि आप मेरी जो स्कीम है इसको सैंक्शन कर दो, बट यहाँ पे हाउएवर एलएलपी फेल्स टू डिस्क्लोज इन इट्स एप्लीकेशन दैट एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट इट अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। बट यहाँ पे एलएलपी ने डिस्क्लोज नहीं करा कि उसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है। किसको डिस्क्लोज नहीं करा, यहाँ पे आरओसी को डिस्क्लोज नहीं करा, और अगर डिस्क्लोज नहीं करा तो फिर ट्राइब्यूनल यहाँ पे सैंक्शन नहीं करेगा, ट्राइब्यूनल यहाँ पे सैंक्शन नहीं करेगा। और आफ्टर ऑब्टेनिंग द ट्राइब्यूनल सैंक्शन ऑर्डर द एलएलपी डज नॉट फाइल द ऑर्डर विद द आरओसी विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अगर फाइल नहीं करा है तो उस केस में इफेक्टिव भी नहीं होगा और बाइंडिंग भी नहीं होगा। इसका हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। In the present case, Bright Consultants LLP failed to disclose the pendency of investigation proceeding. Such disclosure is mandatory. यहाँ पे उसने डिस्क्लोज नहीं करा, बट वो जो डिस्क्लोजर है वो मैंडेटरी है। अब जो ट्रिब्यूनल है कैन नॉट वैलिडली सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज अनलेस फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इज मेड। यानी ट्राइब्यूनल अब वैलिडिटी को सैंक्शन नहीं कर सकता जब तक उसको सारे डिस्क्लोजर नहीं दिए गए। द ऑब्जेक्शन रेज बाय डिसेंटिंग क्रेडिटर इज लीगली सस्टेनेबल, यानी जो क्रेडिटर ने डिसेंटिंग क्रेडिटर ने जो भी ऑब्जेक्शन रेज करा है वो बिल्कुल सही है। Thus, the tribunal cannot sanction the compromise without disclosure of all material facts, including pending investigation. बी में क्या बोला है, आरओसी में फाइल नहीं करा। इन दिस केस द एलएलपी फेल टू फाइल द ऑर्डर विद इन 30 डेज। यहाँ पे एलएलपी ने 30 डेज के अंदर आरओसी में फाइल नहीं करा है। अकॉर्डिंगली इवन इफ द ट्राइब्यूनल सैंक्शंस द कॉम्प्रोमाइज, भले ही ट्राइब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया, बट अगर वो यहाँ पे आपने उसको आरओसी में फाइल नहीं करा विद इन 30 डेज तो वो इफेक्टिव भी नहीं होगा और ना ही बाइंडिंग होगा जब तक आप उसको आरओसी में फाइल नहीं कर देते। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 रिलेटिंग टू सक्सेसर्स, एग्जामिन वेदर द लाइसेंस ग्रांटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर इज वैलिड। अब यहाँ पे जनरल क्लॉजेस एक्ट के अकॉर्डिंग आप बताओ, जो कि सक्सेसर वाले प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग क्या वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लाइसेंस ग्रांट करा है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है। एक बार इसका जो केस स्टडी है आप वो खुद से पढ़ो। यहाँ पे क्या बोला है, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी एक्ट 2005, अ सेंट्रल एक्ट इनेक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 प्रोवाइड्स दैट। अब यहाँ पे एक्ट में क्या लिखा हुआ है, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू ग्रांट लाइसेंसेज फॉर स्ट्रेटेजिक हाईवे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो इस अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा वो लाइसेंस ग्रांट कर पाएगा स्ट्रेटेजिक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। अब 2024 में यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है चेयरपर्सन का उसको रिप्लेस कर दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। यानी यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या है चेयरपर्सन का, वो है सक्सेसर। थ्रू एन अमेंडमेंट टू द पेरेंट एक्ट द पावर्स एंड फंक्शंस अर्लियर एक्सरसाइज्ड बाय द चेयरपर्सन वर फॉर्मली वेस्टेड इन द मैनेजिंग डायरेक्टर। और यहाँ पे जो भी पावर्स थी जो भी फंक्शंस थे वो सारे यहाँ पे वेस्ट हो गए किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर को। A dispute arose when a company challenged the validity of a license granted by the managing director on the ground that the original provision of the act referred only to the chairperson and not to the managing director। अब यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज कर दिया, चैलेंज कर दिया कि यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पे लाइसेंस तो उसने दिया, बट एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि केवल और केवल चेयरपर्सन यहाँ पे लाइसेंस दे सकता है, ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पे बताओ जो कंपनी ने यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करा है, जो चैलेंज किया है, क्या वो सही है या फिर नहीं। द कंपनी कंटेंट्स दैट सिंस द एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन्स चेयरपर्सन only that office holder could exercise the power and not any successor authority। यानी यहाँ पे चेयरपर्सन ही वो पावर एक्सरसाइज कर पाएगा, ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसा वो कंपनी बोल रही है, क्या वो सही है या फिर नहीं। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपको यहाँ पे दोनों प्रोविजन लिखना है, एक तो वो फंक्शनरीज वाला भी और साथ में ये सक्सेसर वाला भी। ये रहा फंक्शनरी वाला प्रोविजन
एंड ये रहा हमारा सक्सेसर वाला प्रोविजन। ये दोनों प्रोविजन आपको लिखने पड़ेंगे एंड इसके बाद में फिर आप आंसर लिखोगे फाइनली, क्योंकि वो सक्सेसर है। तो इस केस में यहाँ पे जो कंपनी है उसका कंटेंशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। By virtue of provisions of the General Clauses Act, the reference to chairperson includes the successor office now designated as managing director। यानी यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग चेयरपर्सन में हम मान रहे हैं, क्योंकि वो सक्सेसर ऑफिस है तो मैनेजिंग डायरेक्टर वो पावर्स यहाँ पे यूज कर पाएगा, वो लाइसेंस दे पाएगा। देयरफॉर द लाइसेंस ग्रांटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर इज लीगली वैलिड एंड जो कंपनी का जो कंटेंशन है वो टेनेबल नहीं है, यानी वो बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे क्या बोला है, वाइल इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजेज कस्टम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रिंसिपल्स एंड लैटिन मैक्सिम्स। यानी यहाँ पे हमको बताया है कि जब हम इस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे यूजेज कस्टम्स और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट है, अब हमको बताओ। अब हमको एक बार पूरा केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड द इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1985। One of the provisions of the act uses the term processing unit, but the term is not specifically defined in the statute। यानी एक एक्ट है इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1985, उसमें एक वर्ड यूज होता है प्रोसेसिंग यूनिट, बट उस वर्ड का मतलब कहीं पे भी एक्ट में डिफाइन नहीं हो रखा। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है पूरी कंट्री में, वो इस स्मॉल पैकेजिंग यूनिट को प्रोसेसिंग यूनिट मान रही है। यानी स्मॉल पैकेजिंग यूनिट क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ऐसा लास्ट 30 सालों से सारी की सारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज मान रही है। Several industries have been granted licenses on this basis। The legislature has amended the act multiple times over the years but has never altered this interpretation। यहाँ पे क्या बोला है कि इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे काफी सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया गया, किस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे कि प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है स्मॉल पैकेजिंग यूनिट, यानी स्मॉल पैकेजिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट में इंक्लूडेड होता है। और उसके अलावा लेजिस्लेचर ने काफी बार एक्ट को अमेंड किया बट कभी भी इस इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं किया, इस इंटरप्रिटेशन को टच भी नहीं किया, यानी इंटरप्रिटेशन कंटिन्यू हो रहा था। Further, in one case, a high court also accepted this long-standing practice while deciding a dispute। यानी एक केस में तो ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने भी ये जो इंटरप्रिटेशन है इसको मान के कुछ यहाँ पे ऑर्डर दिया। But recently, a new regulatory authority has taken a different view and denied license to a packaging unit, arguing that the term processing unit should be interpreted strictly as per its dictionary meaning and not according to its past administrative practice। यानी एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने एक डिफरेंट व्यू लिया है। वो क्या बोल रही है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट का वर्ड है ना, इस वर्ड को हम डिक्शनरी मीनिंग देंगे, ना कि जो पास्ट में चलता हुआ है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो डिक्शनरी का मीनिंग है ना, हम वही लेंगे। अब जो अफेक्टेड कंपनी है, यानी जिसको लाइसेंस नहीं मिला, उसने चैलेंज करा डिसीजन और कंटेंट करा कि लॉन्ग स्टैंडिंग यूसेज और जो प्रैक्टिस है उसको गाइड करना चाहिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लिए। यानी यहाँ पे हम यूजेज का यूज लें और जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है उसको हम यूज करते हुए इस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करें, ऐसा एक कंपनी बोल रही है। अब आप हमको बताओ, वाइल इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजेज कस्टम्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। यानी जब हम स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं उस टाइम पे यूजेज कस्टम्स और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस का क्या इफेक्ट है वो हमको बताना। अब आप इसके अकॉर्डिंग मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में हम यहाँ पे पैकेजिंग यूनिट्स को इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, कि यूजेज में वही चलता आ रहा है, काफ़ी टाइम से कस्टम बन गया है वो, तो हम यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स में पैकेजिंग यूनिट को इंक्लूड करेंगे। एंड यहाँ पे जो कंपनी का कंटेंशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। एक बार आंसर का कंक्लूजन देख लेते हैं हम। Therefore, in the given case, the long-standing and uniform administrative practice supported by legislative inaction and judicial approval would carry significant persuasive value in interpreting the term processing unit। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में लॉन्ग स्टैंडिंग और जो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, यानी काफी सारी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेसिंग यूनिट में हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं पैकेजिंग यूनिट को। उसके बाद में लेजिस्लेटिव इनेक्शन और उसके अलावा जो जुडिशियल अप्रूवल है, यानी हाई कोर्ट ने भी एक केस में तो उसको यहाँ पे वो वाला इंटरप्रिटेशन ले लिया है। तो उस केस में इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये जो इंटरप्रिटेशन है वो सिग्निफिकेंट पर्सुएसिव वैल्यू कैरी करेगा इन इंटरप्रिटिंग द टर्म प्रोसेसिंग यूनिट। यानी प्रोसेसिंग यूनिट को इंटरप्रेट करते हुए ये जो सारी चीज़ें हैं इसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा, ज़्यादा वेट रहेगा एज कम्पेयर टू जो न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रही है कि हम यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे यही आंसर दिया हुआ है। एंड जो ऊपर का आंसर है ये एज इट इज़ अराउंड जो हमारा ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप बस यहाँ पे बताओ इफेक्ट ऑफ यूजेज कस्टम्स, और हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये सारा इक्वेशन दिया हुआ है और वही सेम क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में दिया हुआ और बस लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो एज इट इज़ आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम इसको वापस से नहीं करेंगे। जो आपको अगर याद हो तो टॉय लिमिटेड, जापान, सिंगापुर, मुंबई में उसकी यूनिट है, वो वाला क्वेश्चन है। एज इट इज़ आप इसको करना ईजिली आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आरटीपी के सारे नए क्वेश्चन कर लिए, जो भी अमेंडमेंट्स हमने सारे कवर कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।